जादुई केले का पेड़। राजा नाम का एक गरीब नौजवान शाम को बाजार से लौट रहा था। अचानक उसके कान में किसी की आवाज पड़ी। उसने रास्ते से मुड़कर देखा तो किनारे पर एक छोटा सा केले का पेड़ उखड़ा और बिखरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बेरहमी से उखाड़कर फेंक दिया था। राजा ने झट से उस छोटे से केले के पेड़ को उठा लिया और अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। माँ बोली, बेटा राजा, ये केले का पेड़ कहाँ से उठा लाए? माँ, रास्ते में किसी ने इसे उखाड़ कर फेंक दिया था, सो मैं इसे अपने घर ले आया। मैं इसे पुनर्जीवन देना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी सोच है बेटा। इसे कुएं के पास लगा दो, जहाँ उसको लगातार पानी मिलता रहेगा। राजा ने कुएं के पास उचित जगह देखकर केले के पेड़ को लगा दिया। कुएं से पेड़ तक उसने एक अच्छी सी नाली भी बना दी ताकि पानी केले की जड़ों को मिलता रहे। मिट्टी पानी का आधार एवं राजा की सेवा और प्यार दोनों के मिलते ही केले के मुरझाए हुए पेड़ में रौनक आ गई। वो तेजी से बढ़ने लगा। 2 दिन के बाद जब राजा अपनी माँ के साथ केले के पेड़ में पानी दे रहा था, तब उसने उसे बड़े ध्यान से देखा। माँ, अपने केले का पेड़ तो सयाना हो गया है। इससे हमारी मिट्टी रास आ गई है। बेटा, तुम बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो। देख रेख भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। इस बात का भी बड़ा असर पड़ता है। हाँ माँ, ये पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं। इनके अंदर भी अनुभूति होती है। बाबूजी हमेशा कहते हैं कि पर्यावरण को बढ़ाओ, पेड़ पौधे लगाओ। मैं भी कई पेड़ पौधे लगाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अपने बाबूजी की तरह तुम भी वृक्षारोपण करते रहना। ये पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी होते हैं। इनसे हमें शुद्ध हवा मिलती है। इनसे फल, फूल, छाया इत्यादि हमें मिलती है। राजा की सेवा रंग लाई और केले का पेड़ अब काफी बड़ा हो गया था और उसमें फल लगने शुरू हो गए थे। राजा ने उसे झुकता हुआ देखकर एक पेड़ से रस्सी से बांधकर सहारा भी दे दिया। दरअसल फल बहुत ज्यादा लग चुके थे। माँ, मैंने अपने जीवन में किसी भी केले के पेड़ में इतने ज्यादा फल लगे हुए कभी नहीं देखे। बेटा, नजर मत लगाओ। ये सब तुम्हारा सेवा का फल है। 4-5 दिन में हम इसका फल तोड़ सकते हैं। 4-5 दिन बीत गए। राजा माँ के साथ केले के पेड़ के पास पहुंच गया। माँ, ऐसा लग रहा है कि फल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? बेटा, भ्रम नहीं है, सचमुच फल बड़ा हो चुका है। अब हम इसे प्यार से तोड़ सकते हैं। राजा ने तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, केले के पेड़ से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया और मेरी बड़ी सेवा की है। इसलिए मैं तुम्हें अपने फल से माला माल करना चाहता हूँ। तुम्हें जितने भी फल चाहिए मैं देता रहूंगा। तुम लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक बात का ध्यान रखना, मेरे पेड़ में जो पीला सुनहरा रंग का केला होगा वो स्वर्ण केला होगा। वो भी तुम्हारे लिए ही है। हरे केलों को तुम खा भी सकते हो और बेच भी सकते हो। राजा केलों को तोड़ने लगा। पेड़ में केले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पेड़ से जितने केले तोड़ता, उसी स्थान पर उतने ही केले और बढ़ जाते। राजा ने बहुत सारे केले तोड़कर इकट्ठे कर लिए। अंत में उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा चमचमाता हुआ केला भी दिखाई पड़ा। केले के पेड़ से आवाज आई, राजा,
इस सुनहरे केले को भी तोड़ लो। ये सोने का केला है, ये तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। सभी केलों को ले जाने के लिए उसे एक छोटी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा। जब राजा केलों को लेकर चलने लगा तो फिर केले के पेड़ से आवाज आई, राजा, मेरे पेड़ पर आने वाले केले के सारे फल तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें जब जितना भी जरूरत हो तोड़कर ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, फिर मिलेंगे। राजा केले का बड़ा व्यापारी बन गया। उसने केले के व्यापार से बहुत धन कमाए। उसकी शान शौकत पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका एक पड़ोसी जग्गू ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया था। उसे बड़ी ईर्ष्या होती थी। जब जग्गू को पता चला ये सारे चमत्कार उस जादुई केले के पेड़ द्वारा हो रहा है, तब वो उस पेड़ के पास पहुंच गया। जग्गू के हाथ में केला तोड़ने के लिए एक औजार था। उसने जैसे ही औजार उठाया, केले के पेड़ से आवाज आई, मेरे केलों को हाथ मत लगाना, इन पर सिर्फ राजा का हक है। फिर जग्गू ने कहा, राजा ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है? राजा मुझे पुनर्जीवन दिया है। उसने कई दिनों तक मेरी सेवा की है, सिंचाई करता रहा है। वो परोपकारी है, सेवा भावी है। जो करे सेवा वही खाए मेवा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। मेरे सभी केलों पर उसी राजा का अधिकार है। मैं ये सारी बातें नहीं जानता। मैं सारे केले तोड़ दूंगा। तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी काट दूंगा। इतना कहकर जग्गू ने जैसे ही औजार से केलों को जबरदस्ती तोड़ना चाहा, केले के पन्नों का जबरदस्त झापड़ उसे लगा और वो नाली में गिर गया। वो उठा और फिर से आगे बढ़ा। इस बार तो ऐसी पटकनी खा गया कि उसका पूरा मुंह नाली के कीचड़ में सन गया। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। इतने में राजा वहां पहुंच चुका था। जग्गू का मुंह शर्म से झुक गया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद वो वहां से चुपचाप चला गया। राजा ने एक बार फिर से केले के पेड़ की सिंचाई की। कुछ देर के बाद वो प्यार से केलों को तोड़ने लगा। एक सुनहरा केला फिर से उभर आया था। जादुई केले का पेड़ हवा के साथ झूम रहा था। वो अपनी पत्तियों के माध्यम से राजा को प्यार भी कर रहा था। राजा के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान भी छा गई थी। बर्फीली पहाड़ियों के दामन में एक सिमली नाम का छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में मिल्खू नाम का एक किसान अपनी पत्नी नूरी के साथ रहता था। वे दोनों अपने खेतों में मौसमी सब्जियां उगाते थे और बाजार में बेचकर अपना जीवन बिताते थे। उनके विवाह के 4 सालों बाद भी उनकी कोई संतान न हुई। एक दिन नूरी बाजार से सब्जियां बेचकर वापस लौट रही थी कि उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह रुककर चारों तरफ देखने लगी। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। जब उसकी नजर एक लाल मखमली कपड़े में लिपटे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी, तब उसने देखा कि वह एक खूबसूरत सी गोल मटोल सफेद बर्फ के गोले जैसी बच्ची थी। नूरी ने ठंड में बिलखती बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया और सोचने लगी, आखिर इस बच्ची के माँ बाप ने इसे मरने के लिए यहाँ क्यों छोड़ दिया। उसने सोचा, चलो मुझे तो ईश्वर ने औलाद दे दी, अब मैं ही इसको बड़ा करूंगी। वह उसको सीने से लगाए लगाए घर आ गई। उसने बच्ची के शरीर पर गरम तेल की मालिश की, उसे नहलाया धुलाया, उसे दूध पिलाया और रजाई में सुला दिया। मिल्खू जब खेतों से लौटा तो घर में बच्ची को देखकर हैरान हो गया। नूरी ने जब उसे सारी बात बताई, तब उसने भी ईश्वर का आशीर्वाद समझकर
बच्ची को स्वीकार कर लिया। मिल्खू और नूरी की दुनिया बदल गई थी। बच्ची का नाम झूमा रखा था। नूरी का काम भी बहुत बढ़ गया था। झूमा 2 साल की हो गई थी। कुछ दिनों से नूरी सारे काम करके जब सोने जाती तो थक जाती। मिल्खू एक दिन उसे अस्पताल लेकर गया तो मालूम हुआ कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। वह उसका पूरा ध्यान रखता। एक दिन मिल्खू जब खेतों से वापस आया तो नूरी बेहोश पड़ी थी और झूमा रो रही थी। मिल्खू नूरी को उठाकर गांव के अस्पताल में ले गया, लेकिन तब तक उसके प्राण निकल गए थे। मिल्खू झूमा को लेकर कई दिनों तक रोता बिलखता रहा। 6 महीने तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन उसके लिए झूमा की देखभाल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर लोगों के समझाने पर उसने रोहिणी नाम की एक भली सी लड़की देखकर उससे शादी कर ली। रोहिणी ने पहले तो बड़े प्यार से झूमा की देखभाल की, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब उसकी अपनी एक नन्ही सी बेटी पैदा हो गई, तब वह झूमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अपनी बेटी रूही में ही दिन भर व्यस्त रहती। जब कभी मिल्खू उससे कहता कि झूमा का भी ध्यान रखा करो, तब वह कहती, तुम्हारी बेटी का ध्यान रखते रखते मैं अपनी बेटी का ध्यान रखना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं जितना करती हूँ उतने में ही संतुष्ट रहो। मिल्खू कुछ ना कह पाता। वह खेतों पर जाने से पहले नन्ही झूमा को नहला धुलाकर तैयार कर देता। उसको खाना भी खिला देता ताकि रोहिणी को ज्यादा काम न करना पड़े। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अब झूमा अपनी तोतली भाषा में बहुत कुछ बोलने लगी थी और नन्ही सी रूही के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन रोहिणी उसे अपनी बेटी को छूने भी नहीं देती थी। एक दिन मिल्खू जब खेतों से लौटा तब उसने देखा कि झूमा भूख से रो रही थी, लेकिन रोहिणी अपने बच्चे को गोद में लेकर सो रही थी। मिल्खू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमसे अगर मेरी बच्ची नहीं संभलती तो तुम अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाओ। इस पर रोहिणी तनकर बैठ गई और बोली, अगर घर में सुख शांति चाहते हो तो इस झूमा को घर से निकाल दो, वरना मैं खुद ही इसको किसी दिन बर्फीली पहाड़ियों में छोड़ आऊंगी। उस दिन दोनों की बहुत तू-तू मैं हुई। दूसरे दिन सुबह मिल्खू जब खेतों में गया तो वह अपनी नन्ही सी 4 साल की झूमा को भी अपने साथ लेकर चला गया। एक चटाई और एक कंबल भी साथ में ले गया था। उसने एक क्यारी में चटाई बिछाया और उस पर झूमा को सुलाया। कंबल उड़ाकर काम करने लगा, क्योंकि उसे बीज डालने के लिए खेत तैयार करना था। उसने देखा जिस जमीन को खोदने में उसे 1 घंटा लगता था, वह तो 10 मिनट में ही उसने खोद डाली। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज ये चमत्कार कैसे हो गया। उसने सोई हुई झूमा पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए काम में लग गया। फिर देखते ही देखते उसने 1 घंटे में बहुत सी जमीन खोद डाली। झूमा के साथ खुशी खुशी घर आ गया। रोहिणी को सारी बात बताई। रोहिणी जल भुन गई। दूसरे दिन फिर झूमा को लेकर गया और पिछले दिन की तरह उसने खेतों में बीज बोए। वह देख रहा था कि जो काम वह 1 घंटे में करता था, वह काम 10 मिनट में ही हो गया था। तब उसे लगा कि ये जरूर झूमा का ही चमत्कार है। धीरे धीरे ये उसका रोज का नियम बन गया। वह खेतों में जाता और झूमा को अपने साथ ले जाता। वह जितनी ही झूमा की तारीफ करता, रोहिणी उतना ही चिढ़ती। एक बार उसकी सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बहुत सारे पैसे मिले। पैसे लेकर वह सबके लिए कुछ कुछ सामान लेने बाजार गया था। झूमा और रूही के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉकें, रोहिणी के लिए साड़ियाँ और चांदी के कंगन, अपने लिए स्वेटर, कंबल, बहुत सारा सामान लेकर जब घर पहुंचा तो झूमा कहीं नजर नहीं आई। रोहिणी तो सारा सामान देखने में लग गई। मिल्खू ने पूछा, झूमा कहाँ गायब हो गई? पूरा घर देख लिया, वह कहीं ना थी। मिल्खू रात के समय पहाड़ी पर ढूंढने के लिए गया। रोहिणी भी रूही को गोद में उठाकर उसके पीछे पीछे आ गई। चारों तरफ बर्फ पड़ी थी और झूमा एक पेड़ के नीचे आराम से बैठी किसी से बातें कर रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। झूमा कह रही थी, मुझे मालूम है कि मैं हिमकन्या हूँ। मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं और मेरी बहन रूही बहुत प्यारी है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आप मुझे मत ले जाओ। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। तभी एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी।
हमने तो नूरी पर तरस खाकर उसकी गोद में तुम्हें डाला था, अब वही नहीं रही। झूमा रोने लगी और बोली, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, इस बार मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत मदद कर दी। आप मुझे उनके पास ही रहने दो। रोहिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़ के झूमा को उठा लिया और उस अदृश्य आदमी की तरफ देखकर बोली, आप जो भी हैं निश्चिंत होकर जाइए, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। इस नन्ही सी बच्ची ने मुझ जैसी स्वार्थी औरत के लिए आपके साथ जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब झूमा मेरे साथ ही रहेगी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। तब तक सबने देखा कि पेड़ की एक डाली जोरों से चरमराई और किसी के जाने की आहट सुनाई पड़ी। अब मिल्खू की चिंता खत्म हो गई थी। चमत्कारी हिमकन्या उसके साथ वापस आ गई थी। उसका परिवार खुश हो गया था। रोहिणी को भी विश्वास हो गया था कि सब्जियों की फसल के अधिक होने के पीछे झूमा का ही हाथ था।